हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीजन के करंट अफेयर्स जो कि हमारी दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पे हमारी साइंस एंड टेक चल रही है जिसमें कि हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तक डिस्कस कर लिए थे। 3 टॉपिक बाकी है, चलिए देखते हैं इन तीनों टॉपिक को। पहले हम लोग वैक्सीन के बारे में समझेंगे कि mRNA वैक्सीन क्या है। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस में मेनली वायरसेस जो होते हैं ना, वो या तो डीएनए उसमें होता है या तो आरएनए होता है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है इसमें आरएनए है। तो काफ़ी बातें और भी आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। फूड एडल्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अगेन इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। और फिर श्रीनिवास रामानुजम के बारे में एक आर्टिकल है जो कि थोड़ा बहुत आपको फैक्चुअल चीज़ें देखने को मिलेगी और मे भी एग्जाम में पूछा जा सके इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज की क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस की जो है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बतानी है GS3 पेपर से है। इट मीन्स कि ये इकॉनमी की कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि बजट प्रस्तुत हो गया है, तो बजट के साथ साथ आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताना है कि आप पार्टिसिपेटरी बजटिंग के बारे में क्या समझते हो। गूगल कीजिएगा, सर्च मीन्स गूगल में सर्च कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पे चैलेंजेस भी बतानी है कि क्या क्या चैलेंजेस होती है पार्टिसिपेटरी बजटिंग से एसोसिएटेड है। क्या क्या चैलेंजेस है इसके बारे में आपको मीन्स कुछ बातें लिखनी है। 150 वर्ड्स में लिखनी है। 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, यानी कि 40 मार्क्स का आज आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकंड है कि जो डिजिटल फिनेंशियल सर्विस है, ये एक्सपेंड कर सकता है हमारे फिनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में। लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको कि एड्रेस करना ज़रूरी है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इट मीन्स कि डिजिटल फिनेंशियल सर्विस जो है ये एक्सपेंड कर सकता है हमारे फिनेंशियल इंक्लूजन को। लेकिन आपको पता है कि जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया था, जिसके तहत फिनेंशियल इंक्लूजन का जो एम है उसको उस टारगेट को पूरा करने की बात की गई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे, अगर आप लोग देख रहे हो कि जनधन जो योजना है उसकी टारगेट तो अचीव होने ही है, हो ही रही है। यानी कि काफ़ी हद तक जो है हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों की ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन हुआ है। लेकिन उसमें चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिर्फ अकाउंट ओपन कर देने से ही लोग जो है ना, वो डिजिटल जो फ़ाइनेंशियल सर्विस है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं करेंगे, या फिर उनको वो सर्विसेज नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस। सबसे पहली जो यहाँ पे चैलेंजेस है डिजिटल लिटरेसी की, तो उस चीज़ों को हमारे कंट्री में लाना है। उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस है, तो वो सारी चीज़ें को पॉइंट आउट करके लिखने का कोशिश कीजिएगा। थर्ड है कि कोविड-19 जो है ये काफ़ी गैप एक्सपोज किया है इंडिया के डोमेस्टिक लॉ में, जिससे कि इफ़ेक्टिवली डील कर सके और जो इस तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज़ लाया है स्पेशली ये पैंडमिक के टाइम में, तो आपको डिस्कस करना है। यानी कि गैप हमारे यहाँ किस तरीके का आया है इंडिया के डोमेस्टिक लॉ को लेकर। फोर्थ है कि आपको कुछ यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हमारे स्पेस सेक्टर में बढ़ती जा रही है उसकी नीड को हाईलाइट करना है। साथ ही साथ कुछ स्टेप्स भी आपको लिखनी है गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है। यानी कि गवर्नमेंट जो आज के डेट में आप देख रहे हो कि स्पेस में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन इंक्लूड हो रही है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखनी है कि क्या ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि इसरो सफिशिएंट नहीं है अकेले काम करने में? क्या आज के भी डेट में हमारी जो स्पेस सेक्टर है, इसरो है, उसको प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है कि नहीं है? तो इस संदर्भ में आप अपनी बातों को लिखिए और सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया जा रहा है इसको भी आपको पॉइंट आउट करके लिखना है। अगर आप लोग लिख लिए हो और आप लोग चाहते हो कि कोई आपके आंसर को एवेल्युएट करे, तो उसके लिए आप लोग हमारे स्कीम प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए बस आप लोग को इस ईमेल आईडी में मेल करना होगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कहाँ आप लोग किस तरीके से क्या प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे आपके आंसर कैसे चेक होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते। तो लास्ट लेसन में हम लोग क्वेश्चन देखे थे। आज जैसे कि mRNA के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे RNAi के बारे में यहाँ पे मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, तो 2018 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। तो अभी हम लोग जैसे mRNA पढ़ेंगे, तो ये ऑलरेडी एक आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी उस समय न्यूज़ में थी, काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन हो रहा था लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो ये आपसे रीज़न पूछ लिया गया कि क्यों इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो ये थोड़ा अटेम्प्ट लीजिए आप लोग, हम लोग इस लेसन के एंड में इसकी आंसर देखेंगे। पहला है कि इसको जो जीन साइलेंसिंग थेरेपी है उसको डेवलप करने में यूज़ किया जाता है। सेकंड है कि इसको थेरेपीज़ जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है।
थर्ड है कि इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ के डेवलप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। या फोर्थ है कि इसको जो है आप लोग का क्रॉप प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में जो कि वायरल पैथोजन से रेसिस्टेंस है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कौन सी करेक्ट आंसर है ये आपको बतानी है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, तो कोशिश कीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए और फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। लास्ट लेसन में मैं ये पूछी थी आपसे कि इसमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता है वैसे ही जैसे कि आपका HIV करता है। सेकेंड है कि हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस सी के जैसा नहीं है जिसकी आपको वैक्सीन देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड है कि ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ़ पीपल जो कि हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है और सी से इन्फेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग HIV के कंपैरिजन में देखें। डी है कि कुछ जो इन्फेक्टेड है बी और सी से वायरस से उनका कभी कभी आप देखोगे कि बहुत साल तक उनका सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो वैसे ही ट्रांसमिट होता है जैसे कि आपका HIV होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ब्लड से आपका अगर कोई भी टैटू वगैरह बना रहे हो या फिर सेम सिरिंज आप यूज़ कर रहे हो और ब्लड से ये आपको जो है ना कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है वो आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपको इस बीमारी का होने का चांसेस हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन जो कहा जा रहा है ये आपका इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो इसलिए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बी होगा। क्यों? क्योंकि समझिए हेपेटाइटिस सी का जो है ना वायरस वैक्सीन नहीं है अभी तक, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वह हेपेटाइटिस बी की जो है वो वैक्सीन ही नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी इन दोनों का आपको वैक्सीन देखने को मिलेगा, बट अभी तक हेपेटाइटिस सी का जो है वैक्सीन ही नहीं है क्योंकि हेपेटाइटिस सी की जो वायरस है ना उसका नेचर ही बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो अभी आप लोग देखे होंगे कि मेडिसिन में अभी जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की नेचर को जानने के लिए, वो पहचान लिया गया है कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा नेचर है, उसके लिए अभी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। तो अभी फिर इस बार न्यूज़ में है तो मे भी क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है, तो आप लोग को डिटेल पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। बाकी सी और डी भी स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं mRNA वैक्सीन के साथ। रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट अपने कंट्री में जो बनाई गई है mRNA वैक्सीन, इसको DCGI के थ्रू जो है ह्यूमन ट्रायल के लिए हामी मिल गई है। इट मीन्स कि DCGI कौन सी होती है बॉडी? ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। हमारे यहाँ जितनी भी वैक्सीन बन रही है और जितनी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हो रहा है या फिर आज के डेट में वैक्सीनेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, दो वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड आपको पुणे इंस्टीट्यूट, सीरम पुणे इंस्टीट्यूट का आपको देखने को मिलेगा और कोवैक्सीन आपको भारत बायोटेक का देखने को मिलेगा। तो इन दोनों वैक्सीन को हमारे इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए कौन बॉडी यहाँ पे हामी देती है? तो ये है DCGI। तो DCGI इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि वैक्सीन को लेकर तो क्वेश्चन आपसे बन सकती है, इसलिए याद रखिएगा ये है डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक देखते हैं mRNA वैक्सीन के बारे में। mRNA वैक्सीन एक न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन है जो कि हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे आप लोग नॉर्मल वैक्सीन देखते हो ना, तो RNA वैक्सीन जो है वो यहाँ पे mRNA जो सीक्वेंस है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद ही ये आपका काम करेगा। यानी कि इसको डिजीज़, जैसा भी डिजीज़ है ना उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। इट मीन्स कि आप लोग देख सकते हो कि जो ये वायरस है कोरोना वायरस, इसमें RNA आपको देखने को मिलेगा। दो तरीके की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका DNA होता है, RNA होता है किसी भी वायरस में। तो सिंपल, इससे पहले जितने वायरस थे जैसे कि आप लोग हेपेटाइटिस का ही ले लो, उसमें DNA आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आप इबोला वायरस ले लो, जाइका वायरस ले लो, उसमें आपको DNA की कण देखने को मिलेगी। बट कोरोना वायरस में RNA है, तभी तो आप लोग RT-PCR टेस्ट कराते हो। RT-PCR क्या होता है? ये आपका था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब है कि जब आपके वायरस से DNA निकलता है तो DNA यहाँ पे वायरस से जो आपका RNA निकल रहा है कोरोना वायरस से, उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए रिवर्स कहा जाता है, यानी कि उल्टा कर दिया जाता है। तो जब भी आपका वायरस का चेक होता है ना,
कि आपके बॉडी में वायरस है कि नहीं है, तो वो आपके डीएनए से पता चलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस है, आरटीपीसीआर है, जिसमें कि आपको 1-2 दिन का समय लग जाता है आपके रिपोर्ट आने में, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले आपके वायरस को जो लिया जाता है उसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ये चेन रिएक्शन अपना होता है, उस हिसाब से जो है इसका आपका टेस्ट करके बताया जाता है, 1-2 दिन के बाद आपका रिपोर्ट आता है। लेकिन एक और भी है, एंटीजन है, जिसमें कि आपका तुरंत आपका टेस्ट किया आपका तुरंत पता चल जाता है विदिन 5-10 मिनट्स में, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उसका रिजल्ट आपका करेक्ट नहीं पता चलता है। लेकिन आरटीपीसीआर के थ्रू जो आप चेक कराते हो उसका रिजल्ट आपका 100% ट्रू होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि यहाँ पे जिस तरीके का आपका डिजीज़ है ना, उसी तरीके का, उसी नेचर का, उसी कोडेड करके यहाँ पे आपका एमआरएनए को सीक्वेंस करके यहाँ पे बनाया जाता है। एक बार ये हमारे बॉडी में चला जाता है ना, तो जो हमारे बॉडी में एंटीजन होते हैं वो यहाँ पे इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको काफ़ी प्रिपेयर किया जाता है कि जो भी हमारे बॉडी में वैक्सीन है, सॉरी वायरस है, उससे वो फाइट करे। अभी आप लोग देखो जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आप दे रहे हो तो वो वैक्सीन से आपकी जो बॉडी में कोरोना है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो वैक्सीन से आपके बॉडी में कोरोना डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वैक्सीन हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ना उसको बूस्ट करेगा। अगर आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे आप देखते हो एक एज के बाद जो है काफ़ी डिजीजेस हो जाती है, तो लोगों की इम्यून सिस्टम डाउन होने लगती है। वैसे भी आप आफ्टर 50 देख सकते हो कि लोगों की डाउन होने लगती है। तो उससे क्या होता है ना कि हाँ, उनके बॉडी में जो है कोई भी अगर एंटीजन आपका इंटर करता है, कोई भी तरीके का वायरस अगर इंटर कर रहा है ना, तो एंटीबॉडी नहीं डेवलप हो पाता है। हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप होता है जो कि वायरस से लड़ता है, वायरस को मार देता है। अगर हमारे बॉडी में जैसे ही कोरोना वायरस इंटर करेगा तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होगा जो कि देखेगा कि अच्छा अच्छा वायरस आ रहा है, इसको मारना है, तो सब तैयार हो जाएगा इसको मारने के लिए, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तभी ये हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इस वैक्सीन से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिससे कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा और ये एंटीजन को फाइट करने के लिए जो है रेडी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझे। mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। ये एक तरीके का आरएनए का ही टाइप है जो कि इसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है डीएनए से, और फिर ये हमारे सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें वो ट्रैवल करते हैं, जहाँ इनको राइबोसोम्स के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन में। अब ये थोड़ा आपका साइंस बैकग्राउंड की बातें हो गई, यानी कि आपको सेल्स की साइटोप्लाज्म पता है तो ही आप समझ पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा ये आपके लिए जो है ना एक टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगा, मेडिकल लैंग्वेज हो जाएगा। तो यहाँ पे mRNA क्या है, एक तरीके का आरएनए है, ये याद रखिए। इसको कैसे हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग डीएनए से ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए mRNA जो वैक्सीन है वो हमें हमारे सेल कैसे हमारे प्रोटीन बनाते हैं उसके बारे में ये वैक्सीन बताएगा। इवन आप देखो कि एक प्रोटीन का जस्ट पीस जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को हमारा ट्रिगर करता है। इट मीन्स कि हमारे अंदर अगर mRNA वैक्सीन जा रहा है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है, उसको थोड़ा मजबूत करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है, जिससे कि अगर हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बेटर है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी। जब एंटीबॉडीज़ बनेगी तभी हमारे बॉडी में जो एंटीजन आ जाते हैं, जो वायरस आ जाते हैं, उससे ये फाइट कर पाएगा, ठीक है। तो mRNA वैक्सीन क्या करता है, ट्रिगर करता है। इम्यून सिस्टम आपका सो गया है तो आप उसको जगाता है, ठीक है। mRNA वैक्सीन जो है ये डिलीवर किया जाता है नंबर ऑफ मेथड के थ्रू, यानी कि एक तो निडल सिरिंज इंजेक्शन होता है, या फिर निडल फ्री भी होता है और इंजेक्शन किया जाता है ब्लड में या फिर मसल में या फिर हमारे जो लिम्फ नोड है उसमें, या फिर डायरेक्टली किसी ऑर्गन में भी दिया जाता है, या तो नेसल स्प्रे के थ्रू जो है हमारे नाकों के थ्रू भी जो है, नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी में दिया जाता है। तो बहुत तरीके का मेथड होता है mRNA वैक्सीन को लेने का। साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ mRNA वैक्सीन भी होती है। एक होता है नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA, यानी कि अपने आप में जो ये mRNA है वो आपका रेप्लिकेट ना हो। साथ ही इन वीवो सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA, यानी कि अपने आप ये रेप्लिकेट हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है। इन विट्रो डेंड्रिटिक सेल नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA वैक्सीन। तो ये डिफरेंट तरीके के और भी तरीके के वैक्सीन है, तो इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा। अब ये समझते हैं कि आरएनए वैक्सीन से क्या बेनिफिट होगा। आरएनए वैक्सीन से सबसे पहला बेनिफिट है कि सेफ़ और नॉन इन्फेक्शियस है। इट मीन्स कि आरएनए वैक्सीन जो है ना वो यहाँ पे पैथोजन पार्टिकल से नहीं बना है या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन से नहीं बना है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस है। पैथोजन कहने का मतलब है कि कुछ भी जो आप वैक्सीन देखते हो, mRNA वैक्सीन के अलावा भी जो कोरोना वायरस की
तो और भी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ना, उसमें क्या होता है ना कि पैथोजन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उसमें वायरस के कुछ कण होते हैं या तो मरे हुए वायरस के कण से भी बनाया जाता है। तो एक्चुअली वो वायरस से ही उस वैक्सीन को बनाया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी में अगर वो वायरस वाला वैक्सीन जाता है, उसमें और भी चीज़ें मिलाते हैं जिसके थ्रू वो हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारे बॉडी में ये आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि और भी जो वैक्सीन है उसकी बातें हो रही है, लेकिन आरएनए वैक्सीन में स्पेशली क्या होता है कि ये सेफ़ है, क्योंकि ये आपका पैथोजन पार्टिकल से तो बना नहीं है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है, ये आपका नॉन इन्फेक्शियस है, आपको इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। ठीक है, सेकंड है कि इफ़िकेसी है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल में आप देखोगे तो एमआरएनए वैक्सीन पाया गया है कि ये स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इम्यूनिटी ये आपका जनरेट कर पा रहा है एज़ कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में, और इसको टॉलरेट भी किया जा रहा है, यानी कि हेल्दी इंडिविजुअल के द्वारा इसको आसानी से टॉलरेट भी किया जा रहा है। थर्ड है कि प्रोडक्शन, वैक्सीन्स जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है एमआरएनए जो वैक्सीन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है, और उसमें रिस्पॉन्सिव भी आप देखो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस करना भी आसान है और रिस्पॉन्सिव भी है। इट मीन्स कि लोग इसको ले रहे हैं तो अच्छा फील कर भी रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पे आप देखोगे कि आरएनए वैक्सीन का ये बेनिफिट है, एक तो सेफ़ है, नॉन इन्फेक्शियस है, दूसरा है कि इफ़िकेसी है, इट मीन्स कि टॉलरेट भी किया जा रहा है, और प्रोडक्शन है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन भी बेटर तरीके से हो रही है। तो कोई भी आपसे अगर पूछे तो उसको याद रखिएगा। अब आते हैं बेसिक चीज़ों पे, जो कि है डीएनए और आरएनए के बारे में समझिए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो मेन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है जो कि हमारे बॉडी में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि जब आपके मम्मी पापा से आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है रिजेंबल होती है। इट मीन्स कि आपकी जो फिज़िकल कुछ आइडेंटिटी है, जैसे आपकी आइज़, आपकी नोज़, आपकी हेयर कलर, आपके बात करने आपका कुछ भी फिज़िकल अपीयरेंस काफ़ी आपका कभी आपका या तो मम्मी से मिलता होगा या तो पापा से मिलता होगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ें कहाँ से आई है और ये चीज़ें कहाँ स्टोर है? तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपने माता पिता से मिला है, तो ये डीएनए में स्टोर है। साथ ही साथ आरएनए में भी कुछ स्टोर होता है, जैसे कि आप देखो कि हमारा नेचर, अगर हम लोग शॉर्ट टेम्पर है तो शायद मेरी मम्मी शॉर्ट टेम्पर है इसलिए मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ। मैं बहुत हंसमुख हूँ तो इसलिए, क्योंकि मेरे पापा बहुत हंसमुख है इसलिए मैं हंसमुख हूँ। तो इस तरीके का आप देखते हो कि नेचर भी जो है ना एक दूसरे से मतलब कि बच्चों में, पेरेंट्स से बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? तो ये न्यूक्लिक एसिड में होती है, और न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए होते हैं, एक आरएनए होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आरएनए के बारे में। तो आरएनए के में आपका टोटल 3 टाइप का है। एक तो मैसेंजर आरएनए जो आप समझ चुके हो, जेनेटिक कोड होता है इसमें। एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए। इट मीन्स कि यहाँ पे एमिनो एसिड जो कि बेसिक एक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सारी प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है जो कि हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एमआरएनए जो इंट्रोड्यूस होता है ना उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस को ये कोड करते हैं, यानी कि प्रोटीन बिल्डिंग प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। सिंपल याद रखिए, प्रोटीन बिल्डिंग प्रोसेस को। और एमआरएनए क्या है? यहाँ पे आपका जेनेटिक कोड होता है। थर्ड होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए कहते हैं। ये एक कंपोनेंट है राइबोसोम फैक्ट्री का अपने आप में ही, बिना इसमें आपका प्रोटीन प्रोडक्शंस जो है ना वो नहीं होता है। प्रोटीन प्रोडक्शन किस में होता है? ट्रांसफ़र आरएनए में होता है, टीआरएनए में। लेकिन राइबोसोमल आरएनए में जो है सिर्फ एक राइबोसोम्स का ये फैक्ट्री है अपने आप में ही। बस इतना याद रखिए, ठीक है? चीज़ों को याद रखने के लिए अपना कोड बना लीजिए। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आरएनए क्या है? आरएनए जो है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जो भी डीएनए के अंदर है ना, उसको कन्वर्ट करता है एक फॉर्मेट में, जिसके थ्रू हमारी एक प्रोटीन बिल्डअप होती है। ठीक है, और डीएनए क्या है? डीएनए रेप्लिकेट करता है और जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको चुपचाप जो है वो स्टोर करता है। यानी कि अगर मेरी आइज़ मेरी मम्मी जैसा है तो यानी कि ये डीएनए के थ्रू मेरे बॉडी में ये आया है। ठीक है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि डीएनए के अंदर ही है, उसको आरएनए कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप समझो कि मेरी मम्मी से मुझे जो मिला है वो मतलब कि मैं अगर जॉली मूड की हूँ तो मेरी मम्मी जॉली मूड की है। इट मीन्स कि ये मुझे मिला है डीएनए के थ्रू, लेकिन ये कहाँ स्टोर है? तो ये आरएनए में है। ठीक है, तो आरएनए का क्या काम है? डीएनए में जो मेरी ये नेचर है उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, साथ ही साथ आरएनए का आप देखो तो वन स्ट्रैंड होता है। कहने का क्या मतलब है कि देखिए इस तरीके से आप देखोगे कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, इसको हम लोग डबल हेलिक्स कहते हैं, ये है डीएनए। लेकिन आरएनए का आप देखोगे तो इस तरीके से होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड इसको कहते हैं। तो ठीक है, ये आरएनए है, ये डीएनए है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आरएनए में आपका राइबोस शुगर होता है, लेकिन अगर शुगर डीएनए में देखोगे तो डीऑक्सी राइबोस होता है। आरएनए में आपका 4 यहाँ पे बेस पेयर होता है। एक तो होता है एडेनिन, ग्यूनिन,
साइटोसिन और यहाँ पे आप देखोगे यूरेसिल होता है। लेकिन वही डीएनए में आप देखोगे तो यहाँ पे थाइमिन होता है यूरेसिल की जगह। बाकी तीनों सेम है, एडेनिन, ग्यूनिन और यहाँ पे साइटोसिन, लेकिन थाइमिन होता है और यहाँ पे यूरेसिल होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। आरएनए आपका न्यूक्लियस में होता है और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये स्पेशलाइज्ड रीजन में मूव करता है। और डीएनए भी जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। इसको अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेट से जो यहाँ पे आपका डैमेज होता है उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो ये वल्नरेबल होता है, यानी कि डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिक याद रखिए आरएनए और डीएनए में। आरएनए में क्या है कि आपका डीएनए में क्या है कि रेप्लिकेट होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। लेकिन वही है कि आरएनए जो है डीएनए में जितना भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसको कन्वर्ट करता है और उससे एक प्रोटीन बनाता है। आरएनए में क्या है 1 स्ट्रैंड है, डीएनए में क्या है 2 स्ट्रैंड है। और इसका आप बेस भी याद रख सकते हो। आरएनए में आपका जो है एक अलग बेस है जिसको यूरैसिल कहते हैं, लेकिन डीएनए में क्या है कि यहाँ पे थाइमिन होता है। आरएनए में क्या है ये आपका न्यूक्लियस में होता है और डीएनए में क्या है न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो ये इतनी बेसिक चीज़ें याद रखिए। न्यूक्लियस तो आप लोग समझ रहे हो, कोई भी सेल का सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये एक न्यूक्लियस का पार्ट ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि मेन आपका न्यूक्लियस होता है, उसका पार्ट आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। फाइन, तो इस तरीके से ये समझ गए। अब एक और चीज़ है कि वैक्सीन आपकी दो तरीके की होती है, यानी कि एक तो कॉन्वेंशनल वैक्सीन होती है, एक जीन बेस्ड वैक्सीन होती है। तो कॉन्वेंशनल वैक्सीन कहने का क्या मतलब है? कॉन्वेंशनल वैक्सीन में आपका दो तरीके का होता है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, यानी कि जो हमारे पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। एक तो है कि इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है और दूसरा एटेन्यूटेड वैक्सीन होती है। इनएक्टिवेटेड अगर पैथोजन कहे तो इसमें किल्ड वायरस होता है, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसको मार के जो है उसी का वैक्सीन बनाया जाता है, वैक्सीन में उसका उपयोग किया जाता है। एटेन्यूटेड वैक्सीन होते हैं जिसमें कि जिंदा वायरस होते हैं। तो ये दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि वैक्सीन बनाए जाते हैं हमारे कंट्री में। इसको हमारे बॉडी में एक्सपोज किया जाता है टू प्रोटीन मेड बाय वायरस और बैक्टीरिया। मीन्स ये हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे प्रोटीन में जाता है जो कि वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा बने होते हैं। ट्रेडिशनल वैक्सीन्स को ना रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि आप देखते हो कि एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे अभी भी हमारे यहाँ जो वैक्सीन बने हैं उसको भी -2 डिग्री, -8 डिग्री, या फिर आप फाइज़र की देख लो -75 डिग्री तक सेल्सियस तक जो है उसको स्टोर करना होता है। तो वो एक रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है वैक्सीन को रखने के लिए। जीन बेस्ड वैक्सीन क्या होता है कि इसमें आपके दो तरीके के होते हैं। जीन बेस्ड यानी कि जीन कहाँ है होते हैं तो डीएनए में होते हैं, और ये आरएनए वैक्सीन है। यानी कि ये आप देखो कि वायरस और बैक्टीरिया से ये बने नहीं होते हैं, लेकिन ये आपका जो है इंजेक्ट किया जाता है और ये एक वायरस अपना खुद का जो जीन होता है ना उसी के पार्ट से ये बनाया जाता है, जिससे कि बॉडी में अगर जाए तो ये इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा दे। ये डीएनए और आरएनए वैक्सीन आप देखोगे तो एक तरीके का सेल को मैसेज देता है ना कि जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत है उसको बनाइए। प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में अच्छा रहा तो इम्यून सिस्टम जो है ना अपने आप डेवलप होगा और उसके थ्रू क्या होगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी, और उससे क्या होगा कि कोई भी वायरस कोई भी बीमारी को जो है लड़ने में हमारी बॉडी को शक्ति मिलेगी। तो ये काम किया जाता है जीन बेस्ड वैक्सीन से। साथ ही साथ इसको हम लोग रूम टेम्परेचर में आसानी से रख सकते हैं। लेकिन ये जो रेफ्रिजरेशन आज समझ गए, जैसे कि आप लोग देखो कि कोविशील्ड का क्या है तो -2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे रख सकते हैं, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक, इसीलिए हम लोग कोविशील्ड को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग देखो कि फाइज़र की वैक्सीन हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसको -75 डिग्री सेल्सियस में रखने की बात की जा रही है, और इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्शनल वैक्सीन और जीन बेस्ड वैक्सीन आप समझ गए। अब एक बेसिक डिफरेंस आप बताइए कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्यों हम लोग कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन नहीं बना रहे, वैक्सीन बना रहे हैं? तो देखिए दो बातें होती हैं। वैक्सीन हम लोग तब लेते हैं ना जब हमें वो बीमारी नहीं हो, यानी कि हमें वो उस तरीके का बीमारी आजीवन ना हो, उसके लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं। कोई भी बीमारी होने से पहले जो हम लोग क्योर करते हैं उसको हम लोग वैक्सीन कहते हैं, और जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं। ठीक है,
मेडिसिन आप लोग बीमारी होने से तो पहले नहीं ना ले सकते हो, और लोगे भी तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। अब वायरस वैक्सीन हम लोग लेते हैं, जैसे आप देखते हो हेपेटाइटिस की वैक्सीन आप लेते हो। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर जो है उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता है, ए का वैक्सीन लगता है कि नहीं? आप लोग भी लिए होंगे। साथ ही आप लोग देखो कि HIV के लिए भी वैक्सीन ही लगता है, हालांकि उसके अभी बड़े पैमाने पर नहीं आया। पोलियो वायरस भी है, उसके लिए भी वैक्सीन लगता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ही उनको पोलियो वायरस दे दिया जाता है, ताकि उनको आजीवन जो है ना पोलियो अटैक ना आए, यानी कि उनको जो है पैरालिसिस अटैक आ जाता है वो ना आए, उनकी नर्वस सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम करे। तो यही चीज़ें है कि कोरोना वैक्सीन सबको लेना है। क्यों लेना? आपको कोरोना हो या ना हो, लेकिन आपको लेना है जिससे कि आगे आने वाले दिनों में आपको ये वायरस ना अटैक कर सके, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। साथ ही मेडिसिन कब लेते हो आप? जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया, कोई भी तरीके की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गया आपको, या फिर आपका जो है किडनी फेल हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, कुछ भी डिजीज़ होता है, कुछ भी बीमारी होती है, तो उसके बाद आप वैक्सीन लेते हो, सॉरी मेडिसिन लेते हो, वैक्सीन नहीं लेते हो। वैक्सीन पहले लेते हो और मेडिसिन बाद में लेते हो। तो ये डिफरेंस भी समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते, जो कि है फूड एडल्ट्रेशन। तो रिसेंटली क्या हुआ है ना कि हनी को यहाँ पे बहुत सारे मेजर जो ब्रांड है इंडिया में, उसके द्वारा बेचा गया है, और ये पाया गया है कि एडल्ट्रेटेड है, यानी कि शुगर सिरप इसमें मिलाया गया है। अब कॉमन फूड एडल्ट्रेशन मतलब कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हैं ना जिसका इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़ते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं होता है कि हम लोग कैसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके हमारी बॉडी में उसका क्या इम्पैक्ट है। तो ये जो है ना, ये आपके इस तरीके के आर्टिकल जो है ना आपकी डेली लाइफ के लिए है। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कम लो, लेकिन अपने हेल्थ के लिए इसको ज़्यादा लीजिए। तो ये पाया गया है कि जो गोल्डन सिरप है, यानी कि ये आपका इन्वर्ट शुगर सिरप है, राइस सिरप है, जिसको कि एडल्ट्रेशन, यानी कि जब हनी बनाया जाता है, आप देखे होंगे कि मधुमक्खी की छत्ते होते हैं, उसमें वो हनी होता है, उसको फिर आप लोग जो पतंजलि का हनी पीते हो या फिर डाबर हनी पीते हो, तो उसमें आपको थोड़ा टेस्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आपने सच में प्योर हनी पिया है, यानी कि जो एकदम असली मध होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते से जो टपकता है, अगर आप वो पिए हो और पतंजलि का हनी पीते हो, तो उन दोनों में डिफरेंस आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि जो मधुमक्खी का छत्ता वाला जो हनी होता है ना, वो कितना मीठा होता है, कितना एकदम चीनी की चाशनी जैसे एकदम मतलब यम्मी होता है। लेकिन जो हम लोग पतंजलि का हनी पीते हैं या डाबर हनी या फिर कोई भी और भी ब्रांड का आप हनी पियो, तो वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसको बनाया जाता है, एडल्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि उसको बनाया जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ को बनाना, एडल्ट्रेशन करना, यानी कि उसकी क्वालिटी को कम करना, उसमें प्योर आपको कम देखने को मिलेगा, इसलिए हनी का टेस्ट आपको अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ें पाई गई है हनी के एडल्ट्रेशन में, यानी कि काफ़ी चीज़ यूज़ किया गया है और इसको चाइना से ही प्रोक्योर किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इस तरीके की जो हनी की एडल्ट्रेशन है ना, ये कुछ टेस्ट के थ्रू ही ट्रेस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ट्रेस मार्कर फॉर राइस है, स्पेसिफिक मार्कर फॉर राइस सिरप टेस्ट है, C3 C4 है, ओलिगो ओलिगोसैचुरेटिस शुगर टेस्ट है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट है जिसको आपको रट्टा नहीं मारना, बट एक बार ऐसा देख लीजिए कि हाँ, इस तरीके की टेस्ट वगैरह होती है, जिससे ये पता चलता है कि हनी में एडल्ट्रेशन कैसा हो रहा है और क्या क्या मिलाया जा रहा है उसमें। आज के भी डेट में आप देखोगे कि इस तरीके की जो शुगर सिरप है ना, यानी कि जो आप लोग मीठा वाला सिरप पीते हो, वो हनी के एडल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर भी इसको सारे एडल्ट्रेशन टेस्ट में जो है वो पास कर दिया जाता है, जितने भी 2020 के स्टैंडर्ड है, यानी कि FSSAI, ये हमारे यहाँ की बॉडी है जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोग जो भी चीज़ खा रहे हैं पैकेट में बंद, तो वो कितना सेफ़ है उसको इंश्योर करने के लिए ये बॉडी है हमारे कंट्री में। ये अगर अपना मोहर लगा देती, ठप्पा लगा देती, तो इट मीन्स कि ये पास हो जाता है कि हमारे कंट्री के लोग या और भी कंट्री के लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं उस तरीके के फूड को। तो यहाँ पे सारे टेस्ट से उसको पास किया जाता है। अब समझिए कि फूड एडल्ट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फूड एडल्ट्रेशन कहने का मतलब है, तो इसका मेन मतलब जो होता है ना, वो ये है कि किसी भी पुअर क्वालिटी की चीज़ों को ऐड करना या उसी के साथ मिक्स कर देना, और जो ऑलरेडी हनी की जो क्वालिटी है, प्योर हनी की जो क्वालिटी होती है, उसके क्वालिटी को कम करना, उसमें कुछ हार्मफुल चीज़ें मिला देना, यूजलेस बनाना, अननेसेसरी सब्सटेंस जो कि किसी भी फूड में अगर मिलाया जाता है तो उसको हम लोग एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी फूड आइटम्स हो, मेडिसिन हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर कोई पेस्ट हो, क्रीम हो, या फिर बहुत सारे फेमस ब्रांड के प्रोडक्ट्स हो, ये सब एडल्ट्रेटेड होते हैं। इट मीन्स कि आप लोग कुछ भी यूज़ करते हो जो कि खाने की चीज़ें होती है, दवा वगैरह आप लोग यूज़ करते हो, या फिर कुछ सब्जियां वगैरह आप खाते हो, तो उसमें तो आप लोग को पता है कि इंजेक्शन देकर ही बहुत सारे सब्जियां जो है उनकी साइज़ को बड़ा किया जाता है।
साथ ही बहुत सारे क्रीम्स प्रोडक्ट आप लोग जो लगाते हो गोरे होने के लिए और ना जाने क्या क्या करने के लिए, उन सब में बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिले होते हैं। तो बेटर है कि वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मत लगाइए। पतंजलि की जो एलोवेरा जेल है उसको अपने फेस में लगाइए, और बाकी इतना ज़्यादा जो है एडल्ट्रेटेड आइटम्स को थोड़ा दूर रखिए, ठीक है। इवन बहुत अच्छे ब्रांड्स में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फूड, ऐसे फूड जिसको कि एडल्ट्रेटेड डिक्लेयर किया जाता है, उसमें क्या होता है, अगर उसमें कोई भी तरीके का इंजीरियस अफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा कुछ मिला दिया जाए जिसके कारण हमारे बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाए, साथ ही चीप पर, यानी कि बहुत ही सस्ता और पूरी तरीके से या तो मिक्स कर दे या तो थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दे, या फिर कोई भी वैल्यूएबल या नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट किया हो, या फिर आप देखो कि ये कलर्ड हो, कोई भी चीज़ जिसमें आप कलर्ड वगैरह भी देखते हो कि एक्स्ट्रा कलर होता है। जैसे पीस वगैरह आप देखोगे, अच्छा वो पीस तो नहीं कह सकते, वो बहुत लिमिटेड एरिया में मिलता है। और बहुत सारे ऐसे जैसे ब्रिंजल वगैरह आप खरीदते हो, बैंगन, वो बहुत ज़्यादा जो है ना कहीं कहीं कलर करके वो लोग बेचते हैं। और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल है जिसको कलर करके बेचा जाता है। या फिर आप लोग देखोगे कि बहुत स्मार्ट होते हैं जो सब्जी वाले होते हैं, वो अपने लाइट्स में ही ना, जहाँ गाजर टोमेटो होगा तो वो लोग रेड कलर की रैपर लगा देते लाइट्स में, जिसमें कि आपको एकदम रेड रेड टोमेटो और गाजर वगैरह आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा करते भी है और उसके साथ मिलाते भी है, मिलावट भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा रीज़न जिसके कारण जो स्टैंडर्ड है उस फूड का, अगर वो कम हो जाता है तो उसको हम लोग एडल्ट्रेटेड फूड कहते हैं। फूड एडल्ट्रेशन जो है वो इंटेंशनल हो सकता है, जिसके कारण आप देखो कि उसकी डिमांड या तो बढ़ जाए, या तो जिस तरीके का डिमांड है वो मीट हो जाए, या तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। एडल्ट्रेशन करने का क्या मतलब होता है, कोई भी इंसान गलत काम क्यों करता है, गलत काम इसलिए करता है ताकि उसको उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर गलत काम करने से आपको नुकसान हो तो आप कल से वो काम गलत नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि गलत काम करने से ही जो है ना प्रॉफिट होता है, तो इसलिए करते हैं। तो इसलिए जो इस तरीके का आप छिड़खानी देख रहे हो फूड आइटम्स के साथ, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। बस इतना तो आप समझ ही रहे हो। अब ये समझिए कि इस तरीके का फूड एडल्ट्रेशन, जो कि आप इस तरीके का खाना खा रहे हो, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन और कॉस्ट में, यानी कि इससे जो है ना डायरेक्टली आप देखो कि जो कच्चे फूड आइटम्स है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, लेस मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेंगे कच्चे प्रोडक्ट का। साथ ही साथ लाइवलीहुड, यानी कि जिस तरीके से फूड प्राइस कम हो रही है और हमारा जो कच्चे फूड का जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, इससे हमारे फूड प्रोड्यूशन की जो जीवन है, जिस तरीके से वो अपनी लाइवलीहुड व्यतीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस रहा है। क्योंकि आप देखो कि एडल्ट्रेशन जो हनी में है ना, वो कहीं ना कहीं बी कीपर्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि लेस डिमांड हो रहा है। आज के डेट में आप कहीं पे भी, तो आप कभी भी जो है कच्चा, यानी कि एकदम असली वाला हनी की कभी डिमांड किए हो, चाहते सब कोई है लेकिन सब कोई उसको खरीदते नहीं है, सब कोई उसके पास जो है ना उस चीज़ को एक्सेस नहीं हो पाता है। एक्सेस क्या होता है, दुकान में जाते हैं या फिर मार्केट में गए, 9 to 9 मार्केट गए, कहीं पे भी बिग बाज़ार गए, हम लोग क्या उठाते, पतंजलि का उठा लिए या फिर डाबर का उठा लिए। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो मेन रॉ प्रोड्यूसर है, जो बी कीपर्स है, जो हनी शुद्ध हनी रखते हैं, वो मतलब कि उस तरीके से जो हनी बीज मीन्स क्या करूँ, मधुमक्खी के छत्ते से जो वो रखते हैं ओरिजिनल, उनकी प्रोडक्शन जो है कम हो रही है, क्योंकि उनकी डिमांड कम है। डिमांड किसका है, डिमांड कुछ ब्रांड्स का है जो कि एडल्ट्रेट कर रहे हैं, जो कि, तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि जो बी कीपर्स होते हैं ना, वो कैसे लोग होते हैं। या तो स्पेशली कुछ लोग होते हैं जो बी कीपर्स होते हैं, या तो कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए बी कीपर्स भी बन जाते हैं। लेकिन जो डाबर ब्रांड है, जो आपका पतंजलि ब्रांड है, उसके पीछे आप लोग देखते हो कि कुछ अच्छे ही लोग होते हैं, उनकी पोजीशन अच्छी होती है। जो मेनली यहाँ पे हकदार है, जिनका डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, जिनका लाइवलीहुड बेटर होना चाहिए, उनका लाइवलीहुड यहाँ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है इस तरीके का फूड अडल्ट्रेशन करने से। साथ ही न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आप समझ ही रहे हो कि अच्छा चीज़ आप लोग खा नहीं रहे हो, लेस प्रोटीन लेस विटामिन वाली चीज़ें आप खा रहे हो। ह्यूमन हेल्थ में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग इंजीरियस या फिर कुछ हार्मफुल चीज़ें अगर खाते हैं तो उसके कारण बहुत क्रॉनिक डिजीज़ेस देखने को मिलती है। हमारा लीवर उसको पचा नहीं पाता है, लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, डायरिया देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारा स्टमक डिसऑर्डर हो जाएगा, पेट को परेशानी होगी, कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ेस है, सो मेनी होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो इकोलॉजी,
यानी कि फूड एडल्ट्रेशन जो है कहीं न कहीं हमारे फ्यूचर जो फ्लोरा एंड फौना है उसको भी इन डेंजर में डाल दिए, यानी खतरे में डाल दिए। क्यों? क्योंकि आप देखो फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है जिसमें आप सब्जियां देखो जब फलती है, जैसे आज की डेट में आप कॉलीफ्लावर ये सब खाते हो, तो उसमें क्या है ना कि इंजेक्शन डाल दिया जाता है और जिससे कि आपको बहुत वाइट वाइट देखने को मिलेंगे। वो जो फूल गोभी होती है वो एकदम वाइट होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो वो आप गलत इंजेक्शन डाला जाता है जिस जो हम लोग खाते हैं ना उससे हमारे बॉडी में इम्पैक्ट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो एक तो फ्लोरा फौना की जो जिस तरीके से उनकी जो यहाँ पे उगाया जा रहा है, ठीक है, आपका जो फूल गोभी उगाया जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं जानवर भी खाते हैं, तो वो जानवर के अंदर भी जा रहा है और हम ह्यूमन बींग भी खाते हैं, हमारे अंदर भी आ रहा है। यानी कि फ्लोरा और फौना की भी जो यहाँ पे एबिलिटी है वो भी कम हो रहा है, इंडेंजर्ड में वो लोग जा रहे हैं। तो ये सारे तरीके से आप देखो कि एक ऐसा काम किया जा रहा है जिसके कारण हर एक चीज़ें जो है इम्पैक्ट हो रही है। ह्यूमन बींग इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमारे फ्लावर्स, हमारे एनिमल्स, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। तो चैलेंजेस क्या है फूड एडल्ट्रेशन का? चैलेंजेस क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, जिसके कारण इस तरीके का काम आज भी यहाँ पे चल रहा है। साथ ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, कानून और इंस्पेक्शंस तो हमारे यहाँ है ही लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। लोगों की अवेयरनेस की कमी के कारण भी है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो इस तरीके की चीज़ जान रहे हो। शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो कि गाँव कभी गए नहीं, शहर में ही वो लोग रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि मधुमक्खी के छत्ते का जो वो असली जो हनी होती है उसकी क्या टेस्ट होती है। मैं बस एक ही बार चखी हूँ, मुझे एक ही बार मौका मिला है, लेकिन उस तरीके का टेस्ट जो है ना वो मुझे आज तक कभी भी नहीं मिला, किसी भी ब्रांड में नहीं मिला। तो ये चीज़ें मैं अपनी मम्मी से पूछी थी कि ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है, तो वो मुझे ये चीज़ की जानकारी दी थी और मुझे बहुत पहले नहीं पता चला था, 4-5 साल पहले ही मुझे ये कहानी पता चला था, ठीक है। तो आप लोग भी समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि मैं भी गाँव नहीं जाती हूँ तो मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। जो लोग गाँव से होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो लोग ये सारे प्योर चीज़ ही खाते हैं, और जो शहर में है हम लोग वो तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का एडल्ट्रेटेड फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि अवेयरनेस की भी कमी है लोगों की, ठीक है। साथ ही आप देखो कि फ्यूचर वे टू चेक फूड एडल्ट्रेशन क्या क्या है। तो बेटर तरीके से मॉनिटर और सर्विलांस करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ सही हो, ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी कि एक पीरियोडिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सीनियर ऑफिसर्स के लिए, इंस्पेक्टर के लिए, और जो फूड सेफ्टी और एडल्ट्रेशन वाले जो एनालिस्ट है उनको भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में हम लोग की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता चल गया ना कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग हनी नहीं खा रहे हैं, हम लोग जहर खा रहे हैं। इट मीन्स कि ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो तुरंत हमें हमारे शरीर में इम्पैक्ट नहीं देगा, लेकिन हाँ, हनी ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप रेगुलर खा रहे हो, जैसे बहुत सारे वेट लॉस में भी जो है मॉर्निंग में आप लोग ड्रिंक करते हो, थोड़े से लुकवार्म वाटर में आप लोग हनी डाल के या लेमन डाल के अगर पीते हो, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, तो आप लोग देखोगे ना कि एक समय के बाद, यानी कि 20 साल 30 साल के बाद वो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ ख़राब करके जाएगा, ठीक है। और आज की डेट में आप देख रहे हो कि इतने लोग को कैंसर हो रहा है, डिजीज़ेज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में। तो उसमें भी एक आप इसको भी एक हकदार मान सकते हो कि हम लोग ऐसे फूड ही आज के डेट में खा रहे हैं ना, कि हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि इस तरीके का काम हमारे साथ हो रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज़, हमें एक अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। देखिए, हमें जो है ना एक सिक्योर ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है, स्मार्टफोन रीडेबल कोड बनाने की ज़रूरत है, कि कोई भी लोग अगर खरीदे, जैसे हम लोग, आप भी डाबर खरीद रहे हो, डाबर की हनी खरीद रहे हो या पतंजलि की हनी खरीद रहे हो, तो उसमें एक कोड हो जिसको कि आप लोग अपने फ़ोन में ही उसको स्कैन करो, तो आपको पूरी तरीके से उसकी जानकारी हो कि क्या ये हनी प्योर है, कितना % प्योर है, और इसमें एडल्ट्रेशन है तो क्या किस चीज़ की एडल्ट्रेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, है कि नहीं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या-क्या रेगुलेशंस और क्या-क्या यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है जिसके थ्रू हमारे इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन को चेक किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग FSSAI के बारे में समझते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा पेनल्टी लगाया गया है कि अगर कोई भी इस तरीके का एडल्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि अगर उस तरीके के प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जा रहा है, एडल्ट्रेटेड फूड को अगर हम लोग दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में ला रहे हैं, या फिर अपने कंट्री में बना रहे हैं, या फिर अपने कंट्री में स्टोर कर रहे हैं, या फिर उसको बेच रहे हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको पेनल्टी दिया जाएगा। साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट, जिसको डाट भी कहते हैं, ये एक मैनुअल आपका रिलीज़ किया गया था, जिसके थ्रू जो एडल्ट्रेंट्स है ना हमारे एवरीडे फूड आइटम्स में, इसको क्विक डिटेक्ट किया जा सके।
साथ ही साथ आप देखो कि इनके द्वारा एक डायरेक्टिव्स भी दिया गया था कि जो हम लोग गोल्डन सिरप को इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, वो कैसी गोल्डन सिरप होना चाहिए, इन्वर्ट शुगर सिरप, राइस शुगर कैसी होनी चाहिए जिसको हम लोग हनी के एडल्ट्रेशन में यूज़ कर सकें। तो ये भी FSSAI के द्वारा कुछ डायरेक्टिव्स यानी कि कुछ यहाँ पे गाइडेंस दिया गया था। उसके अलावा हमारे यहाँ 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून लाया गया, जिसमें कि 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि एक सिंपल और स्पीडी रिड्रेसल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कंज्यूमर डिस्प्यूट का। इट मीन्स क्या हो गया कि आपको एक कोड प्रोवाइड होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई एडल्ट्रेशन है और ज़्यादा मात्रा में एडल्ट्रेशन है, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो आप जो है ना क्वासी जुडिशियल बॉडी में जा सकते हो, जो कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, तो इस कानून के तहत भी आपको अधिकार है। साथ ही कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है, यानी कि एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइन और कोड है किसी प्रैक्टिस का, जो कि यहाँ पे सेफ्टी, क्वालिटी और फेयरनेस, जो यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल फूड ट्रेड है उसको कंट्रीब्यूट करेगा। और एक HS कोड है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं, जिसको हार्मोनाइज्ड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि एक बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड को डिस्क्राइब किया जाता है जिसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो कुछ सर्टेन आइटम्स है जिसमें कि आपका एडल्ट्रेशंस को यूज़ किया जाता है, एडल्ट्रेशंस होता है, तो उसको देखा जाता है कस्टम क्लियरेंस के टाइम में। यानी कि जब हम लोग देखो, जब कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगाते हैं तो उसका कस्टम क्लियरेंस होता है, यानी कि कस्टम वहाँ पे चेक करते हैं कि ये इस फूड में हमारे कंट्री में इस्तेमाल करने के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है वो सारे क्राइटेरिया को वो पास कर रहा है कि नहीं। तो वो फूड आइटम अगर पास करता है तो उसमें एक एडल्ट्रेशन भी एक मीन्स पैरामीटर होता है, उससे भी अगर वो पास कर गया तो उसको हम लोग कस्टम क्लियरेंस कहते हैं, और ये HS कोड में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ की गई है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। और हाँ, यहाँ पे देखिए कॉमन फूड एडल्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। कुछ फूड स्टफ्स है जैसे कि सीरियल, पल्सेस, और ये आपका बंगाल ग्राम फ्लोर है, घी है, तो क्या क्या यहाँ पे एडल्ट्रेंट्स होते हैं। तो वेजिटेबल घी मिलाया जाता है, एनिमल के फैट्स मिलाया जाता है, स्वीट पोटैटो मिलाया जाता है घी में। मिल्क में क्या मिलाया जाता है, तो वाटर, ये तो सब जानते हैं। टी में क्या मिलाया जाता है, तो यूज्ड जो टी लीव्स होते हैं ना, यानी कि उसको यूज़ कर लिया गया है, फिर उसको सुखाया जाता है चाय पत्ती को, और फिर उसको जो है ओरिजिनल चाय पत्ती के साथ मिलाकर उसको बेचा जाता है। पेपर अगर आप देखोगे तो इसमें पपाया सीड्स मिला देते हैं। क्लोव है, इट मीन्स कि आप लोग लौंग है, उसमें आप देखो कि क्लोव आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन के बाद जो है और छीलने के बाद भी जो बचता है उसको भी मिला देते हैं। धनिया में आप लोग देखोगे कि थोड़ा डस्ट वगैरह होता है। हनी में शुगर और वाटर होता है। टर्मरिक में येलो सॉइल मिला दिया जाता है जिससे कि येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। रेड चिल्ली पाउडर में भी आप देखोगे कि पाउडर रेड ब्रिक्स, यानी कि जो रेड कलर की ईंटें होते हैं ना, वो पाउडर्ड होते हैं एकदम, जो कि आप रेड चिल्ली जो खाते हो ना वो उसमें वो मिलाया जाता है। और साथ ही साथ आप देखो पल्सेस में क्या है, तो केसारी दाल मिलाया जाता है। तो इस तरीके का आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे जो है ना कॉमन फूड एडल्ट्रेशन है। तो ये आपको होना चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग इनके बिना तो जीते नहीं, इतनी चीज़ें तो हमें चाहिए ही। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि फूड एडल्ट्रेशन टॉपिक क्यों न्यूज़ में था, हनी को लेकर, क्योंकि हनी में बहुत ज़्यादा फूड एडल्ट्रेशन हो रहा था। फूड एडल्ट्रेशन क्या है वो समझ के, क्वालिटी को लो करना क्यों किया जाता है और कैसा इम्पैक्ट होता है, क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब आइए एक छोटी सी आर्टिकल है जो कि यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजम के बारे में। अभी 2020 में इनकी 100 डेथ एनिवर्सरी थी। तो अगर आप लोग UPSC या फिर कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी ऐसे महान हस्ती जिनका 50 साल 100 साल इस तरीके से पूरा होता है, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको रट्टा मारना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। श्रीनिवास जी का जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 में हुआ, तमिलनाडु के इरोड टाउन में। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 22 दिसंबर को है, जिसको हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे कहते हैं। इट मीन्स कि वो काफ़ी लीजेंड माना जाता था, वो एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम पर ही जो है यहाँ पे हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं 22 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, उनके द्वारा डिग्री लिया गया था कैम्ब्रिज से 1916 में, और फिर वो बहुत सारे ब्रिलियंट पेपर्स भी उनके द्वारा पब्लिश किया गया। और फिर रामानुजम की बात करें तो वो काफ़ी एक्सीलेंट थे, वो यहाँ पे इलेक्ट हुए थे लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में, वो भी 1917 में, और वो फेलो भी थे, यानी कि रॉयल सोसाइटी फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क ऑन एपिक फंक्शन, एलिप्टिक फंक्शंस और थ्योरी ऑफ नंबर, यानी कि ये मैथमेटिशियन थे तो इनकी थ्योरी ऑफ नंबर के कारण ये काफ़ी जगह जो है चर्चित में भी थे। फर्स्ट इंडियन थे जो कि इलेक्ट हुए थे ट्रिनिटी कॉलेज में, और इनका डेथ जो हुआ था वो यंग एज में हो गया था एट द एज ऑफ 32।
ठीक है। उसके बाद आप देखो कि रॉबर्ट कैनिंगल जो है, उनके एक बुक लिखा गया था जिसको कि कहा गया द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन आप लोग जानते हो ऐसे होता है। और मूवीज़ ऑफ द सेम नेम, जो कि 2015 में इसको लाया गया था, ठीक है। अब रामानुजम का क्या क्या काम था ये देख लीजिए। रामानुजम के द्वारा प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन दिया गया है बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, जैसे इन्फिनिटी सीरीज़ के बारे में, कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन है, नंबर थ्योरी है, मैथमेटिकल एनालिसिस है। तो ये सब जगह पे इनकी जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि इनको रामानुजम सम भी एक कहा जाता है, जिसको कि सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो सिग्नल है जैसे स्पीच, म्यूज़िक, डीएनए सीक्वेंस के को एनालाइज करने में, मॉडिफाई करने में, तो इस तरीके से ये सिग्नल का इस्तेमाल भी करते हैं। इनकी फेमस लेटर है जो कि हार्डे की है, और ये 1919 में थी, और इसमें जो है मॉक थीटा फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही हार्डे और रामानुजम अगर नंबर देखें तो ये क्या है, हार्डे की जो रामानुजम नंबर है ये 1729 है, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, और जिसको यहाँ पे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है तो ऐसे मीन्स इसको आप लोग देख सकते हो कि 1729 ये निकाला गया था इनके द्वारा, कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो इज इक्वल टू 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये रामानुजम फॉर्मूला कहा जाता है, इसको रामानुजम नंबर कहते हैं, ये 1729, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैक्ट्स है, आप इसको रट्टा मार लीजिए जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे लेसन हो गए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं कि RNAi टेक्नोलॉजी का क्या है, यहाँ पे पॉपुलैरिटी क्यों ये गेन कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहला है, क्योंकि जीन साइलेंसिंग थेरेपी, एक आप देखते हो कि कैस्पर Cas9, ये एक बहुत चला हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है, जिसमें कि जीन को जो है काफ़ी तरीके से यहाँ पे साइलेंसिंग किया जा रहा है। यानी कि जीन आप देखोगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग सुने हो, जिसमें कि जीन को आपका जो है बहुत तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, उसको कट किया जाता है, कहीं पे भी जीन डिफेक्ट है तो उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी अच्छा ये थेरेपी लाया गया है, जिसमें कि यहाँ पे RNA इस्तेमाल होता है। साथ ही सेकंड स्टेटमेंट जो कहा गया है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज़ हो सकता है, तो अभी तक इसका प्रमाण नहीं मिला है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड आप रिमूव कर सकते हो, आपके पास 2 बचा। अब इन दोनों में आप सोच सकते हो कि क्या सही है। इसको इस्तेमाल किया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, तो ये थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, और बाकी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये अभी तक ऐसा नहीं बताया गया कि क्रॉप प्लांट में ये प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि वायरल पैथोजेंस के लिए ये रेसिस्टेंस होते हैं, यानी कि ऐसा क्रॉप प्लांट जो कि आपका पैथोजन से अटैक ना हो। तो इसके बारे में अभी नहीं पता चला है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आइए इसी तरीके से आप समझ गए, तो इस बार आपका mRNA भी पूछा जा सकता है, mRNA वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं इस तरीके के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ ना, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि आपको पढ़ना कैसे है, हर एक टॉपिक अपने आप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है, और ये मंथली मैगजीन पढ़ने से आपको कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आप समझ सको, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही गाइस। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। डेली आपको इसी तरीके से 4 बजे यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे एट एनी कॉस्ट, तो आप लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स की लेसन देख सकते हो डेली। आगे चलकर आपको विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ और भी लेसन यहाँ पे आपको आएंगे, लेकिन वो मंडे से ट्यूसडे से इंप्लीमेंट होंगे, इस वीक अभी आपका नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा अर्जेंट चल रही हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादा दिन लेसन आपकी नहीं कट कर सकती, इसलिए मैं लेसन लेकर आ रही हूँ आपके पास। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। आज के लिए थैंक यू।